Hello guys, welcome to the next lecture of Business Economics. तो we were doing chapter 3, unit 1. तो इस यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. तो लास्ट क्लास में हमने रिटर्न्स टू स्केल किया था एंड आज हम करेंगे इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. राइट, ये शायद आपने 11th-12th में भी किया होगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. इकोनॉमीज एंड diseconomies of scale. ओके, स्केल का मतलब, जब भी मैं आपको स्केल बोलूंगी तो स्केल का मतलब होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ओके, तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ठीक है, जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें कई सारे फ़ायदे भी देखने पड़ते हैं और कई सारे हमें नुकसान भी देखने पड़ते हैं. राइट, इकोनॉमीज़ भी देखनी पड़ती है एंड डिस इकोनॉमीज़ भी देखनी पड़ती हैं. तो सबसे पहले तो आप अगर मैं पहले इकोनॉमीज़ की बात करूं, इकोनॉमीज़ मतलब होता है फ़ायदे. ओके, तो दो टाइप के इकोनॉमीज होती हैं. एक होती है आपकी इंटरनल इकोनॉमीज, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो आपको कुछ फायदे होते हैं. कौन से वाले? इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. राइट, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है वो वाले फ़ायदे जो कि आपको मिल रहे हैं अपनी वजह से. राइट, कई सारे फ़ायदे ऐसे होते हैं जो किसी एक फर्म को मिलते हैं अपनी वजह से. उसने कुछ रिसर्च की होगी, राइट, या उसने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से उसको क्या मिल रहे हैं? बेनिफिट्स मिल रहे हैं. राइट, तो उन बेनिफिट्स को हम बोलेंगे इंटरनल इकोनॉमीज. मतलब नाम से पता चल रहा है इंटरनल. इंटरनल मतलब वो फ़ायदे जो अंदर ही अंदर किसी पर्टिकुलर फर्म को अराइज होंगे. ठीक है, तो they may arise as a result of growth of firm. ओके, फिर होती है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ठीक, ये किसकी वजह से होते हैं? एज a result of growth of industry. ठीक है, मतलब ये वो वाले फायदे हैं जो किस वजह से होते हैं? एक पर्टिकुलर फर्म को अपनी वजह से नहीं होते हैं. यहाँ पे ये वाले फायदे आपको किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि सपोज करो, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, यू डोंट नीड टू राइट इट, बस ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप बता रही हूँ. सपोज करो आपकी एक शू फैक्ट्री है जिसका नाम है XYZ शू फैक्ट्री. ठीक है, XYZ शू फैक्ट्री है आपकी. राइट, तो इसका मतलब आपकी शूज की फैक्ट्री है, तो दैट मीन्स यू बिलोंग टू शू इंडस्ट्री. ठीक है, अब इस शू इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री, मैंने बताया भी था आपको, कई सारी फैक्ट्रीज को मिला देते हैं तब जाके क्या बनती है? इंडस्ट्री बनती है. ओके, तो अब देखो, अब बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, जैसे रीबॉक हो गई, बाटा हो गई. ठीक है, रीबॉक हो गई, बाटा हो गया, और आपका है लखानी हो गया. ठीक, नाइकी हो गया, स्केचेस हो गया. उसमें से एक आपकी भी फैक्ट्री है XYZ शू फैक्ट्री. ठीक है, तो अब क्या हुआ? सपोज करो इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, राइट, एक अनाउंसमेंट करी कि आज से सारी शू फैक्ट्रीज के ऊपर 5% टैक्स कम कर दिया जाएगा. राइट, आपको 5% टैक्स कम पे करना पड़ेगा. तो उसका फ़ायदा तो आपको
ये आपकी कंपनी को भी फायदा मिलेगा, सबको मिलेगा ना, आपको भी मिलेगा, स्केचेस को भी, रीबॉक को भी, बाटा को भी, लखानी को, क्योंकि वो जो अनाउंसमेंट है दैट इज फॉर द शू इंडस्ट्री, राइट। तो शू इंडस्ट्री में जो सारी फैक्ट्रियां शूज बना रही हैं सबको वो फायदा मिलेगा, तो आपके XYZ को भी फायदा मिलेगा। इसका मतलब ये जो फायदा आपको हुआ है, क्या ये खुद की वजह से हुआ है? नहीं, राइट। ये फायदा आपको एक्सटर्नल रीजन से हुआ है, राइट। गवर्नमेंट की कुछ नोटिफिकेशन आई है जिससे कि पूरी शू इंडस्ट्री को फायदा मिल रहा है। तो जो फायदे आपको बाहर वाले फैक्टर्स की वजह से मिल रहे हैं, विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, राइट, या जो आपके खुद के एफर्ट से नहीं हुए हैं, वो फायदे आपको कहीं और से मिले हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फायदे, राइट, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक, तो ये मिलते हैं इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि आप शू इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, नोटिफिकेशन शू इंडस्ट्री के लिए आया है, तो इंडस्ट्री की वजह से ऑब्वियसली आपको भी क्या मिल गया? फायदा मिल गया। ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ रेवोल्यूशन आया हो इंडस्ट्री में, राइट। जैसे कि पहले लेदर बाहर से इंपोर्ट होता था शूज़ का, अब क्या होने लग गया है, वो जो लेदर है वो हम इंडिया में ही बनाने लग गए हैं, राइट। शूज़ का के लिए लेदर इंडिया में ही बनने लग गया है, राइट। तो इसका मतलब शू इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया है और उस रेवोल्यूशन का फ़ायदा आपको भी मिलेगा, राइट। तो वो फ़ायदा क्या हो गया? एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, राइट। तो इंटरनल इकोनॉमीज़ की बात करते हैं सबसे पहले। internal economies and diseconomies। मतलब इंटरनल का मतलब आपको पता चल गया, जो चीज़ें खुद की वजह से होती हैं, राइट। अब खुद की वजह से जो फायदे हो रहे हैं और खुद की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं, उनको हम बोलेंगे इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। ऑब्वियसली अगर खुद की वजह से फायदे हो सकते हैं तो खुद की वजह से कभी कभार नुकसान भी तो हो सकता है ना, राइट। तो खुद की वजह से जो फायदे हैं उनको बोलेंगे इंटरनल इकोनॉमीज, खुद की वजह से जो नुकसान है उनको बोलेंगे इंटरनल डिसइकोनॉमीज, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल economies and diseconomies, right। now what do you mean by technological economies and diseconomies? देखो, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ इकोनॉमीज की, फायदे की, राइट। सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमीज। तो देखते हैं, इकोनॉमीज है ये, ECONOMIES, ठीक है। तो देखो एक फायदे की बात करते हैं। अब सोचो, अगर आपकी कंपनी ने कोई अच्छी टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करी और एक नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ गई है मार्केट में, तो उससे क्या होगा? जब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, राइट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उस टेक्नोलॉजी से। क्यों? क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, राइट, वही चीज टाइप की चीज़ें लोग खरीदना पसंद करते हैं, राइट। जब मैं एक मोबाइल फ़ोन लेने जाती हूँ या वॉशिंग मशीन लेने जाती हूँ, तो मैं दुकानदार से क्या बोलती हूँ कि मेरे को वाली मशीन देना जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली है, राइट। तो जब आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, आपने रिसर्च करी है, मेहनत करी है, और एंड यू हैव कम अप विद अ न्यू टेक्नोलॉजी, तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, राइट, क्योंकि अभी आपकी चीज़ बिकेगी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, राइट। तो क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे उससे आपको? ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन मिलेगा, right, more specialized and efficient, more specialized and efficient form of all factors,
ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी तो आप लेबर का भी अच्छे से फ़ायदा उठा पाओगे, मशीनरी का भी अच्छे से फ़ायदा उठा पाओगे। और अगर मैं फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जब आप चीज़ बनाते हो तो देखो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब बच्चों के दिमाग में चीज़ आती है तो उनको लगता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है लेटेस्ट तरीके से कोई चीज़ बनाना, राइट, कुछ नया करना। बट सिर्फ वहीं तक ही लिमिटेड नहीं है, राइट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब ये भी होता है, जैसे सपोज करो आज तक आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ रहा था पर यूनिट 20 रुपया, ठीक है, आपने किसी तरीके से कुछ इम्प्रूवमेंट करा और अब आपको पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है उस प्रोडक्ट को बनाने की 15 रुपये, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज, राइट। अगर आप if you are able to reduce cost, right, any type of cost, right, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ये भी क्या मिल रहा है आपको, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज, टेक्नोलॉजिकल फायदे, राइट। क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया होगा तभी तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही होगी, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि अब आपको क्या मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज, या टेक्नोलॉजी की वजह से आपको क्या मिल रहे हैं, फायदे मिल रहे हैं, ठीक। ज़्यादा स्पेशलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। फिर ठीक है, मोर स्पेशलाइजेशन, जिसकी वजह से मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी क्या हो जाती है, डाउन आ जाएगी, ओके। जो मेरी पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या आ जाएगी, डाउन आ जाएगी, ठीक है। पर देखो, आपने टेक्नोलॉजी इंप्रूव करी तो आपको क्या मिलने शुरू हो गए, फायदे मिलने शुरू हो गए, पर एक लिमिट तक ही आपको क्या मिलते हैं, टेक्नोलॉजी के वजह से फायदे मिलते हैं। कुछ टाइम बाद वही टेक्नोलॉजी जो अब तक आपको फायदा दे रही थी, वो फायदे आपको, अब वो चीज, वही टेक्नोलॉजी आपको क्या देने शुरू हो जाएगी, नुकसान देना शुरू हो जाएगी। मतलब जो अभी तक फायदे थे, नाउ दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, डिसएडवांटेजेस। तो देखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको फ़ायदे मिलेंगे, पर फ़ायदे ऐसा नहीं हो सकता कि ज़िंदगी भर मिलेंगे किसी चीज़ के फ़ायदे, नहीं। पहले वो चीज़ आपको फ़ायदा देती है, उसके बाद वही चीज़ आपको क्या देना शुरू हो जाएगी, नुकसान देना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो लिखिए, बट दिस इकोनॉमी, या बोल लीजिए एडवांटेज, will not go on forever, right? क्योंकि अगर ये फॉरएवर आपको फ़ायदा देता रहेगा, फिर तो जो हमने, याद करो, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ा था, याद है आपको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल? मतलब जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो पहले हमें मिलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, राइट, मतलब फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं, फिर कांस्टेंट रिटर्न हो जाते हैं, एक टाइम के बाद आपको उतने फायदे नहीं मिलते हैं, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद हो जाते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स, राइट। तो इसका मतलब रूल है कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे, फिर कांस्टेंट मिलेंगे और फिर डिक्रीजिंग मिलेंगे, राइट। ये सिर्फ रूल नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखते हैं ये चीज़, राइट। तो वही है, मैं ये नहीं बोल सकती कि कोई भी चीज़ मुझे ज़िंदगी भर फ़ायदे देती रहेगी, राइट। अगर वो ज़िंदगी भर फ़ायदे देती रहेगी तो जो हमने लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ा वो तो फेल हो जाएगा, क्योंकि लॉ के हिसाब से तो पहले कोई चीज़ फ़ायदा देगी, फिर क्या देगी, एक उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न देना शुरू करेगी, उसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न देना शुरू करेगी, राइट। बट दिस इकोनॉमी, मतलब एडवांटेज, विल नॉट गो ऑन फॉर एवर, otherwise law of return will fail, ठीक है। क्योंकि अगर वो हमेशा ही इंक्रीजिंग रहेगी, राइट, तो फिर कांस्टेंट कब आएगा और डिक्रीजिंग कब आएगा, राइट। तो हमारा तो लॉ ऑफ रिटर्न फेल हो जाएगा।
तो इसीलिए कोई भी चीज़ होती है उस पर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अप्लाई, तभी तो वो लॉ है, राइट, क्योंकि वो हमेशा अप्लाई करेगा ही करेगा, राइट। कोई भी चीज़ पहले आपको फ़ायदे देती है, फिर फ़ायदे कम हो जाते हैं और एक टाइम के बाद वो चीज़ आपको नुकसान देनी शुरू हो जाती है, राइट। अब जैसे अगर आप एक स्कूटर की ही बात करें, आपने जब नया स्कूटर लिया, राइट, तो स्टार्टिंग में तो वो आपको फ़ायदा देगी, राइट, कम पेट्रोल पे वो ज़्यादा दौड़ेगी। फिर एक टाइम पे आएगा कि जितना पेट्रोल डलवा रहे हो उतना ही दौड़ेगी, राइट, अब उसकी माइलेज कम हो गई है। एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि जब स्कूटर को 10-12 साल हो गए हैं, पेट्रोल ज़्यादा लेगी बट उतना किलोमीटर्स नहीं चल पाएगी, तो अब क्या होने शुरू हो गए हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न। तो हमने देखा पहले उस एक्टिवा ने, उस स्कूटर ने आपको दिया इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर कांस्टेंट रिटर्न एंड देन डिक्रीजिंग रिटर्न। उल्टा 10 साल के बाद स्कूटर तेल तो ज़्यादा पिएगा, राइट, आउटपुट कम दे रहा है, राइट, इनपुट ज़्यादा ले रहा है, खर्चा ज़्यादा लग रहा है, और साथ ही साथ उसकी जो मेंटेनेंस है, रिपेयर्स है, उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी, राइट। तो हमने देखा कोई भी चीज़ की एक लाइफ होती है, उसके बियॉन्ड वो आपको डिसएडवांटेज देना शुरू कर देगी, ओके। तो टेक्नोलॉजी की वजह से फायदे हुए, बट बाद में वही टेक्नोलॉजी की वजह से आपको क्या होने शुरू हो गए, नुकसान, राइट। तो डिसइकोनॉमीज, after a certain level or point of time, the above technology will the above technology will stop giving us advantages. Instead, it will now become कॉस्टली। कॉस्टली कैसे हुई, उस अब वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, राइट। अगर आप वही स्कूटर अभी भी यूज करोगे या 20 साल पुरानी कार अभी भी यूज करोगे तो वो उतना फायदे नहीं देगी जितना कि उस पर खर्चा लग जाएगा, राइट। उसको मेंटेन कराओ, पेट्रोल भी ज्यादा पी रही है, तो वो फायदा तो नहीं दे रही है, उल्टा आपको आपका खर्चा ही करवा रही है। तो वो इससे इसका मतलब इट हैज बिकम कॉस्टली नाउ, राइट। इंस्टेड इट विल नाउ बिकम कॉस्टली, और से diseconomies will start now, ठीक है, ठीक है। अब तो डिसइकोनॉमिक्स, तो क्या क्या डिसएडवांटेज हम देखेंगे। एक तो वही डिफिकल्टी, क्या क्या एग्जाम्पल, जितनी ज़्यादा मशीनरीज होंगी, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, उतना ज़्यादा डिफिकल्टी इन मैनेजमेंट होगी, राइट। रिपेयरिंग कॉस्ट, ठीक है, आपकी रिपेयरिंग कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगी ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी मशीन्स, ठीक है। चलो उसके बाद है, तो हमने देखा टेक्नोलॉजी ने आपको फायदे भी दिए शुरुआत में, और वही टेक्नोलॉजी आपको बाद में क्या देगी, नुकसान भी देगी, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज, ये था आपका 1, फिर नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। ये वो फायदे और नुकसान की बात हो रही है जो आपको किसकी वजह से मिलते हैं, आपकी कंपनी की मैनेजमेंट की वजह से मिलते हैं। देखते हैं कैसे। अब देखो,
स्टार्टिंग में आपकी कंपनी छोटी थी, राइट? उसके बाद आपकी कंपनी एक्सपांड हुई। तो जब आपकी कंपनी एक्सपांड हुई, पहले आप ना सारा काम खुद देख रहे थे, रॉ मटेरियल भी खुद परचेज करके लाते थे, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करते थे, लास्ट में जब प्रोडक्ट बन जाता था बेचते भी आप ही थे, तो A to Z सारा काम आप खुद करते थे। जब कंपनी एक्सपांड हुई, व्हेन कंपनी एक्सपांड, तो फिर आपने क्या करा, आपने वर्क डिवाइड कर दिया। अब आपने सोचा चलो अब कंपनी बड़ी हो गई है, अब अकेला आदमी नहीं संभाल सकता, तो आपने ना अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। ये परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज मैनेजर को दे दिया, राइट? उसके बाद ये हो गया आपका प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, जो वहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, राइट? ये हो गया आपका सेल्स मैनेजर, जो आपका प्रोडक्ट की सेल से डील करेगा। एक हो गया आपका HR मैनेजर, इसका काम क्या है, कंपनी में कोई भी वैकेंसी हो रही है तो उस वैकेंसी को फुलफिल करने का काम किसका है, HR का काम है, राइट? तो आपने अब क्या कर दिया, जब आपकी कंपनी बढ़ी तो आपने ना अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है, और अलग अलग मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए, ठीक? तो आपको फायदा मिलना शुरू हो गया, ठीक? तो आपने देखा स्पेशलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, as there is division of departments and all the departments, सारे डिपार्टमेंट अपना खुद का काम करेंगे, स्पेशलाइजिंग in their task, ठीक है? क्योंकि परचेज मैनेजर को आपने परचेज का काम दे दिया क्योंकि वो उस चीज़ में एफिशिएंट था, प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन वाला काम दे दिया, सेल्स मैनेजर को सेल वाला काम दे दिया, HR को HR वाला, राइट? आप खुद सोचो, जब आप एक छोटी कंपनी थे तो सारा काम आप खुद कर रहे थे। हो सकता था कि आपका सेल्स का दिमाग उतना ना चलता हो, अकेला आदमी तो है, तो अकेला आदमी क्या क्या चीज़ कर लेगा, तो कुछ ना कुछ तो वीक रह ही जाएगा ना। तो जब आप अकेले छोटा लेवल पे काम कर रहे थे तो आपको फायदे नहीं मिल रहे थे, पर जब आपने लार्ज स्केल का मतलब लार्ज, राइट? तो जब आपने स्केल पे काम करना शुरू करा, लार्ज लेवल पे काम करना शुरू करा, तो अब लार्ज लेवल पे काम करेंगे तो आपको ज़्यादा लोग भी चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, अपने काम को बांट दिया। अब आप अकेले दुकानदार की तरह काम नहीं कर रहे हैं, आपने प्रॉपर हर चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए हैं। परचेज मैनेजर परचेजिंग का काम करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करेगा, सेल्स मैनेजर सिर्फ सेल्स पे फोकस करेगा, और HR मैनेजर सिर्फ HR वाले काम पे फोकस, ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करेगा। तो एक तरीके से काम बढ़ गए हैं सबकी काबिलियत के हिसाब से, तो अब काम ज़्यादा अच्छे से होंगे, ओके? तो दे विल बी स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट। उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन लेवल द अबव इकोनॉमीज will turn into this economies, ठीक है? आपका काम बढ़ता रहा, आप डिपार्टमेंट बढ़ाते रहे, परचेज मैनेजर के नीचे भी आपने 5-6 मैनेजर कर दिए, राइट? देखो ना, परचेज मैनेजर के नीचे भी आपने अलग अलग सब मैनेजर्स रख दिए हैं, सब मैनेजर्स, ठीक है?
प्रोडक्शन मैनेजर की जगह भी के नीचे भी के अंडर भी आपने सब प्रोडक्शन मैनेजर, सब प्रोडक्शन मैनेजर, सब प्रोडक्शन मैनेजर रख दिया एंड सो ऑन, राइट। तो अब जब इतने ज़्यादा लोग हो जाएंगे किसी भी कंपनी में तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, राइट। जब आपने स्टार्टिंग में अलग अलग 4 डिपार्टमेंट बांधे थे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, 4 मैनेजर थे एंड इट वाज इजी टू मैनेज देम। बट जब आपका काम और बढ़ा, आपने उनके नीचे फर्दर और ज़्यादा मैनेजर अपॉइंट कर दिए, आपका काम बढ़ गया है, अब एक परचेज मैनेजर से आपका काम नहीं चल सकता, तो आपने उसके अंडर भी 3 मैनेजर और अपॉइंट कर दिए। तो अब नाउ यू विल स्टार्ट फेसिंग डिफिकल्टीज, राइट। तो कोऑर्डिनेशन की डिफिकल्टी होगी, ओके। तो अब हम देखेंगे दैट क्या आने शुरू हो गए हैं, डिस इकोनॉमीज। After more managers, more and more sub managers, ठीक है, are appointed, company will start facing diseconomies as there will be what coordination problem। सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, राइट। ह्यूज बर्डन of salaries on company। तो जो मैनेजर्स अब तक आपको फायदे दे रहे थे, सिर्फ 4 मैनेजर्स तक आपको फायदे मिले जब आपने सिर्फ 4-5 मैनेजर से, ये प्रोडक्शन, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, एचआर, उसके नीचे पे जब आपने फर्दर अपॉइंट कर दिया, इसके नीचे भी 3-4, इसके नीचे भी 3-4, सेल्स के नीचे भी 3-4, एचआर के नीचे भी 3-4, तो जब इतने ज़्यादा मैनेजर्स हो गए हैं, एक तो फिर डिफिकल्टी आने लग गई कोऑर्डिनेशन में, राइट। बहुत सारे लोगों के बीच में वो कोऑर्डिनेशन बिठाना भी, कम्युनिकेशन बिठाना भी दिक्कत आने लग गई, राइट। कोई कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा है किसी दूसरे वाले से, राइट। इतने सारे लोग हैं, राइट। तो वही है, आपस में वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूसरे तक नहीं पहुंचा रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से कंपनी हैज़ स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम, राइट। बहुत जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होंगी और कंपनी के ऊपर सैलरीज का भी तो बर्डन बढ़ेगा, राइट। तो जो मैनेजर्स अब तक आपको फ़ायदे दे रहे थे, अगर आपने इसके बियॉन्ड भी आप इंक्रीज करते गए तो दे विल गिविंग यू व्हाट, दे विल स्टार्ट गिविंग यू डिसएडवांटेजेस या डिसइकोनॉमीज इंस्टेड ऑफ इकोनॉमीज। तो ये तो हमने देख लिया वो फ़ायदे और वो नुकसान जो कि आपको मैनेजमेंट की वजह से हुए हैं। तीसरे फायदे और नुकसान किसकी वजह से हो रहे हैं? तीसरे फायदे नुकसान है कॉमर्शियल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, राइट। कॉमर्शियल का मतलब जब भी आप सुनते हो तो उसका मतलब क्या लगता है कि मतलब जो आपका व्यापार या ट्रेड से जुड़ा हुआ पैसे की जब हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल, राइट, पैसा, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में हमारी कंपनी छोटे लेवल पे काम कर रही थी, तब हमें इतने फायदे नहीं मिल रहे थे। फिर अब हमने बड़े लेवल पे, मैं स्केल की बात कर रही हूँ, राइट, हमने स्केल पे काम करना शुरू करा, बड़े लेवल पे काम करना शुरू किया, तो ऑब्वियसली जब आप अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो आपको फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। आप अपना प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाएंगे, राइट, तो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल को ऑर्डर प्लेस करेंगे। और आपको पता है कि जब हम बल्क
रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलते हैं, डिस्काउंट मिलते हैं, राइट। तो हमें क्या मिलेंगे, डिस्काउंट मिलेंगे, तो जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। और अब हमें डिस्काउंट पे मटेरियल मिल रहा है, रॉ मटेरियल, तो हम अपना प्रोडक्शन भी क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, राइट। तो जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो उससे आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी क्या पड़ती है, कम पड़ती है, ठीक है। तो समझाती हूँ मैं, सबसे पहले लिख लीजिए इकोनॉमीज, when grows, that is when it starts producing on large scale, ठीक है। तो it will start getting some benefits, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि क्या बेनिफिट मिलेंगे, हम बल्क ऑर्डर प्लेस करेंगे, और जब हम बल्क ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें ज़्यादा परचेजिंग पे डिस्काउंट मिलता है, राइट। प्लेस बल्क ऑर्डर फॉर परचेजेस, राइट। ऑफ रॉ मटेरियल एट्सेट्रा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होगी तो उससे हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मैं करती हूँ ना, तो उससे मेरी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पे डाउन आ जाती है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए। देखो, जब मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगी ना, दो केस ए और बी, जब पहले मैं प्रोड्यूस कर रही थी 100 यूनिट्स, बाद में मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ 1000 यूनिट्स, ठीक है। मेरी एडवर्टीजमेंट, मैं किसी सेलिब्रिटी से अपनी एडवर्टीजमेंट करा रही थी, तो मेरी जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो पड़ रही थी 10,000 रुपये। कितनी पड़ रही थी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, 10,000 रुपये। तो देखते हैं, पर यूनिट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट निकाल लीजिए केस ए में, जब यू आर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट, राइट। तो कंपनी जो एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करती है, क्या वो अपनी जेब से देती है, नहीं, कंपनी उस पैसे को हमारी जेब से वसूलती है। तो निकालो, पर यूनिट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितनी पड़ी, यहाँ पे 10,000 रुपये टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट थी। कितनी यूनिट्स बना रही थी कंपनी, 100। तो देखो पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ गई, 100 रुपीज, ओके। फिर केस बी, जब कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है तो पर यूनिट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितनी पड़ गई, 10,000 रुपये एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया था, कंपनी ने बनाई है 1000 यूनिट्स, राइट। तो कितना पड़ा कंपनी को पर यूनिट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, 10 रुपये। तो हमने देखा जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो कंपनी को पर यूनिट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या पड़ती है, कम पड़ती है, ठीक। पर वही है, ये चीज़ भी जो आपको अभी फ़ायदा लग रही है वो कुछ टाइम बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगी। इट विल कन्वर्ट इनटू डिस इकोनॉमी, ठीक है। तो आफ्टर एन ऑप्टिमम स्केल,
cost will start क्या rising. Okay. क्योंकि देखो ना, पहले स्टार्टिंग में जब आपने बल्क ऑर्डर प्लेस करा तब तो आपको फायदे मिलने लग गए, फिर बल्क ऑर्डर आप बढ़ाते गए, अपने ऑर्डर्स बढ़ाते गए और ज़्यादा बढ़ाते गए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके ऊपर लोन्स का इतना ज़्यादा वो पड़ जाएगा, क्या दबाव पड़ जाएगा, इतने सारे लोन्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। और जितने ज़्यादा लोन्स कंपनी के ऊपर होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, कंपनी के ऊपर एक प्रेशर पड़ जाएगा कि अगर लोन रिपे नहीं करा तो क्या होगा, राइट। तो वही है, एक लिमिट तक ही ये चीज़ भी ठीक है, उसके बियॉन्ड ये चीज़ आपको क्या देना शुरू हो जाएगी, नुकसान देना शुरू हो जाएगी। और जब वो चीज़ नुकसान देना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब अब आपकी कॉस्ट जो अब तक कम हो रही थी, इट विल अगेन स्टार्ट राइजिंग। तो 3 हमने कर लिए। 4th है आपका फाइनेंशियल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। फाइनेंशियल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज मतलब जब मैं फाइनेंस की बात करती हूँ, फाइनेंसेस इन रिलेशन टू कंपनी, तो उसका मतलब मैं सोचती हूँ क्या बैंक से क्या लोन्स, यही तो आता है मेरे दिमाग में, राइट। बैंक से क्या लेना, लोन्स लेना, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग में इनिशियली जो ग्रोइंग फर्म होती हैं, ठीक है, इनिशियली ग्रोइंग फर्म्स टेक लोन्स तो विच विल बेनिफिट देम, ठीक है। लोन उनको फायदा देगा क्योंकि अभी उनके पास कम पैसा है, तो उन्होंने बैंक से लोन उठा लिया, तो उनके लिए फायदा हो जाएगा। जब आपके पास पैसा आ जाएगा, लोन ले लिया आपने, तो अब आप आराम से अपने काम पूरे कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं, मशीनें डाल सकते हैं, राइट, काम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनिशियली जब आपने लोन लिया तो आपको फायदा हुआ, राइट। अब क्या हुआ, फिर आपने लोन लिया, ठीक है, फिर लोन लेते गए, एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि अब आपको वही लोन क्या पड़ने लग जाएंगे, जो लोन अभी तक आपको फायदे दे रहे थे, वही लोन अब आपको क्या देना शुरू हो जाएंगे, नुकसान। देखो ना, जब आपके ऊपर लोन बढ़ते जाएंगे तो उससे कंपनी के ऊपर क्या बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ जाएगा। और एक और चीज़, कंपनी के ऊपर जितना ज़्यादा लोन होगा, राइट, उस कंपनी की बैलेंस शीट देख के मैं सोचूंगी कि यार इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट मुझे नहीं करना है क्योंकि इसके पास तो लोन का काफ़ी चढ़ा हुआ है, राइट। तो उससे कंपनी की रेपुटेशन पे भी क्या लग जाता है, एक धब्बा लग जाता है, राइट। तो हमने देखा इनिशियली जो लोन आपको फायदा दे रहा था, इनिशियली आपने मजे लिए लोन के, राइट, आपको मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प मिली, आपने अपने यूनिट्स बढ़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करा, आपको इजीली लोन मिल गया था, राइट। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम वही लोन आपको क्या देना शुरू हो जाएगा, नुकसान देना शुरू हो जाएगा। शेयर होल्डर्स भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से कतराएंगे, ओके। बट after a certain time or level, these loans will start giving disadvantages or problem to company, right। ये आपका कौन सा पॉइंट था, डिसइकोनॉमीज का, ये था डिसइकोनॉमीज, राइट। तो एग्जाम्पल,
इंटरेस्ट बर्डन विल इंक्रीज, ठीक है, या फिर शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा उस कंपनी में। इफ कंपनी हैज ह्यूज लोन्स, शेयर होल्डर्स भी उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से कतराएंगे। ठीक, उसके बाद है आपका 5th पॉइंट, रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले हम इकोनॉमीज की बात करते हैं। एज यू एक्सपैंड, आप अपनी कंपनी बढ़ाते रहे, राइट? एज यू एक्सपैंड योर बिजनेस, तो पहले आपकी एक ही कंपनी थी, राइट? फिर बी और फिर सी, ठीक है। तो अब आपने पहली ए कंपनी थी, फिर आपने एक्सपांड करी, बी कंपनी भी सेटअप करी, फिर तीसरी कंपनी भी बनाई, सी कंपनी, राइट? तो इसका प्रॉफिट हो रहा था 20 रुपये, इसका प्रॉफिट था 30 रुपीज़, और इसका था, मैं लिख रही हूँ इसका 30 और ब्रैकेट में, इसका मतलब इसको प्रॉफिट की जगह क्या हो रहे थे, नुकसान हो रहे थे, इसीलिए मैंने 30 को ब्रैकेट में डाल दिया है। जब भी कोई चीज़ आपको ब्रैकेट में दी हो, इसका मतलब वो माइनस है, ठीक है। तो इसको प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का, इसको प्रॉफिट हुआ 30 का, इसको नुकसान हुआ 30 का, ओके। अब तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी को? 30 + 20 50 रुपीज का प्रॉफिट था, 30 का नुकसान था, तो नेट प्रॉफिट कितने का हो गया? 20 रुपीज का, ठीक है। तो कंपनी के इतने बिजनेस थे, तो इस बिजनेस का जो लॉस था वो कॉम्पनसेट कर दिया, राइट? उसका हमें पता नहीं चला, भले ही इसमें नुकसान है, बट फिर भी हमें टोटल प्रॉफिट कितने का बच रहा है? 20 रुपीज का हमें प्रॉफिट बच रहा है, ओके। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन, जितने ज़्यादा बिजनेसेस होंगे उतना फ़ायदा हो जाएगा ना, कि अगर एक बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो दूसरे से हम रिकवर कर लें। ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी गॉट बेनिफिट, राइट, as the loss of business C got compensated due to कंपनी A and B, ठीक है। तो हमें फ़ायदा हो गया, डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा हो गया, हमारी रिस्क बेयरिंग बढ़ गई, ठीक है। जितने ज़्यादा बिजनेसेस होंगे, तो अगर एक जगह नुकसान हो भी गया तो दूसरी जगह हम उसको कॉम्पनसेट कर लेंगे, ठीक है। बट इफ वी कीप एक्सपैंडिंग, अगर हम एक्सपैंड करते जाएंगे आवर बिजनेसेस, पहले ए थी, फिर बी थी, फिर सी, ये तो पहले से थे, अब आपने डी भी कर ली, ई भी कर ली और एफ भी कर ली, ठीक है। ए बी इसमें हुए थे 20 के प्रॉफिट, इसमें हुए थे 30 के प्रॉफिट, इसमें हुए थे 30 के लॉसेस, इसमें हुए 10 के लॉस, इसमें हुए 5 के लॉस, इसमें हुए 10 के लॉस, ओके।
तो देखिए टोटल अगर मैं पूरे बिजनेसेस का देखूं तो नेट प्रॉफिट मुझे लास्ट में कितना बचा सबका मिला के, प्रॉफिट वो कितना 30 + 20 50, ओके, और कहीं है प्रॉफिट नहीं, राइट। 50 रुपीज़ का प्रॉफिट है, नुकसान कितने के हैं 30 40 50 55, ठीक है, नुकसान है 55 रुपीज़ के, देखो ना नुकसान वालों को ऐड कर लो, ठीक है, तो आएगा 55 30 10 5 10, ठीक है, तो इन सबको मिला के नुकसान कितने के हो गए 55 के, प्रॉफिट थे 50 के, तो अब कितना में हूं मैं, अब मैं नेट लॉस में हूं ऑफ 5 रुपीज़, ठीक है, अब मैं किस में हूं, नेट लॉस में हूं, ठीक है, ऑफ 5 रुपीज़। तो हमने देखा ड्यू टू एक्सेस, क्यों इतना नुकसान क्यों हो गया मुझे, क्योंकि मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो ABC 3 तक तो मैनेज करना आसान था और वो मेरे को फायदा भी दे रहा था, बट अगर मैं उसके बियॉन्ड एक्सपैंड करती जाऊं एक्सपेंशन तो मैं कर रही हूं बट अब मैं संभाल नहीं पा रही हूं, तो ड्यू टू एक्सेस डाइवर्सिफिकेशन the company has started incurring losses, ठीक है, that is it has started facing दिस इकोनॉमीज, ठीक, ठीक है। तो कल हम करेंगे, आज हमने करा इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, वो फायदे और वो नुकसान जो कि किसी भी फर्म को अपनी वजह से होते हैं। कल हम करेंगे वो फायदे और नुकसान जो फर्म को अपनी वजह से नहीं बाहर की वजह से होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।